जिले के मुख्यालय से, तो मेहदावल आने में इसी 2022 मार्च के पहले आपको ध्यान होगा कि आने में जो है कितनी बुरी हालत थी सड़कों, किस प्रकार टूटी फूटी सड़कें। अब आप आज आए होंगे तो मुझे लगता है कि 20 मिनट से ज़्यादा वक्त नहीं लगा होगा। और किन्हीं भी इलाकों में आप जाएंगे, सड़कों पे लगातार काम चल रहा है, क्योंकि मेरा मानना है कि यदि सड़कें बेहतर होंगी तो आवागमन बेहतर होगा और जनता को सुविधाएं बेहतर मिलेंगी। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि निरंतर, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि का, जो पिछले कई सालों से किसान सम्मान निधि दी जा रही है, कि हर किसान को 6,000 रुपये साल में दिया जा रहा है। किसान सम्मान निधि के बारे में मुझे सूचना मिली कि कई गाँव में, बहुत सारे गाँव में लोगों का किसान सम्मान निधि नहीं आ रहा है। तो मैंने कुछ अधिकारियों से वार्ता किया और मेहदावल तहसील में एक कैंप लगा। वो कैंप 2 दिन चला और हजारों लोगों का किसान सम्मान निधि का KYC का काम और अन्य जो उसमें कमियां थी उसको दूर करने का काम किया गया। आज उन सारे लोगों को किसान सम्मान निधि मिल रहा है। इसी प्रकार से वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, हर ब्लॉक के अधिकारियों को, कर्मचारियों को ये निर्देश है कि वो गांव-गांव में जाकर हमारे ग्रामीण, हमारे जो गरीब परिवार हैं, उनकी जो पात्रता है, उस पात्रता के अंतर्गत उन्हें जो भी सरकार की योजनाओं का लाभ मिलता है वो दिया जाए। उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, जिसके लिए हमने अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था अपने बखिरा झील के लिए, तो बखिरा झील को उन्होंने सारस, राष्ट्रीय पक्षी सारस अभयारण्य के रूप में घोषित कर दिया। और निश्चित रूप से ऐसा करने से उस बखिरा पक्षी विहार का विकास होना सुनिश्चित हुआ है। और आने वाले दिनों में जिस प्रकार से अभी मुश्किल से 3 महीने पहले बखिरा पक्षी विहार तक सीसी रोड का निर्माण हमने करवाया, हमने नगर पंचायत से और उसके अलावा अन्य तरीकों से, अन्य निधियों से वहाँ पर पक्षी विहार के लिए मार्ग, पक्के मार्ग, सीसी रोड का निर्माण कराया। इसके अलावा जो एक सबसे बड़ी समस्या है जिस पर काम चल रहा है, जो हमारा ये मेहदावल बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है। मेहदावल का जो हमको लगता है हजारों हेक्टेयर का इलाका बाढ़ में डूब जाता है। मैंने सबसे पहले जब विधानसभा का पहला सत्र शुरू हुआ तो मैंने उसमें इस बात को उठाया था और उस दिन मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी का, मुझे जब सर्वदलीय बैठक हुई थी तो उसमें मैंने चर्चा किया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझसे ये वादा किया था कि इसको आप लिख कर भेजो, मैं कराता हूँ। और इस पर काम चल रहा है। अभी जो है यहाँ के सिंचाई विभाग के हायर अथॉरिटीज ने, इंजीनियर्स ने, सुपर इंजीनियर्स ने, और उस पर जो है एक रिपोर्ट बनाकर भेजी थी। उस पर चीफ इंजीनियर्स कमेटी में वो गया था, लेकिन फिर से उसमें कुछ क्वेरी की गई। बोला गया कि पूरे इलाके का सर्वे करके दिया जाए कि कितना पानी मैक्सिमम आता है और उसके बाद उस पानी को निकालने के लिए जो पंपिंग स्टेशन बनना है, चोरमा रेगुलेटर एक है जो हाथ से उठाया बंद किया जाता है, उस पर जो है पंपिंग स्टेशन, चोरमा रेगुलेटर पे जिसको रेगुलेटर कहते हैं, पंपिंग स्टेशन वाला रेगुलेटर, वो बनाने का कार्य प्रस्तावित है और उस पर काफ़ी हाई लेवल पे वो चीज़ें रह चुकी हैं। और मुझे लगता है कि जिस दिन हमारा ये पंपिंग स्टेशन बन जाएगा तो हमारा ये हजारों एकड़ का इलाका और 50 गांव जो प्रभावित होते हैं ये बाढ़ से मुक्त हो जाएगा। और मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी क्षेत्र के लिए होगी, लेकिन इसमें टाइम लगता है और टाइम अब ज़्यादा नहीं लगेगा। आने वाले चंद महीनों में ही इस पर कार्य आरंभ हो जाएगा, मुझे ऐसा भरोसा है। माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार में सर्वदलीय नहीं, लिसन, अभी एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। और मेरी जो सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि हमारे इस विधानसभा के गांव-गांव की सड़कें जो टूटी फूटी हैं, सबसे पहले उनको रिपेयर किया जाए। अभी कम से कम 25 सड़कों को रिपेयर करने के लिए तत्काल अभी हमने काम शुरू कराया है। और बड़ी बड़ी सड़कें जो ODR हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स में जिनको आते हैं, 17 किलोमीटर, 19 किलोमीटर की, इन सड़कों पे भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनुमति दिया है, जिस पर भी काम हो रहा है। तो सबसे पहली प्राथमिकता और जिस पर सबसे ज़्यादा काम हो रहा है कि वो हमारी विधानसभा की एक एक सड़क, चाहे गांव से निकलने वाली सड़क हो या मुख्यालय से निकलने वाली सड़क हो, हर सड़क पूरी तरीके से शानदार हो, जिससे कि लोगों के आवागमन में कोई बाधा ना हो। और दूसरी चीज़ जो सिंचाई की व्यवस्था है,
आपने देखा होगा कि सिंचाई की व्यवस्था, अभी आज नहरों में पानी आ गया, सिंचाई की व्यवस्था बहुत ही अच्छे ढंग से की जा रही है। गांव-गांव में नलकूप लगाए जा रहे हैं, कई नलकूप लगाए जा रहे हैं, कई नलकूप लगाने की प्रक्रिया भी चल रही है। और उसके अलावा जहाँ जहाँ जनता ने जो डिमांड किया है, कहीं पे सौदागरी बनाया है तो उसके लिए सौदागरी का भी बजट आया हुआ है। और जितने भी स्कूल विद्यालय जर्जर अवस्था में थे, उन सबको अच्छी तरीके से पुनः निर्मित करके वहाँ पर सारी सुविधा देने का काम। इन सब तो ठीक है, लेकिन महंगाई मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? जो देश में पूरी महंगाई इस पर चरम सीमा पर जा रही है। देखिए, महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जो है कंट्रोल करने के। देखिए, आपको हम बताएं कि आप एक तरफ जो महंगाई की बात करते हैं, जैसे खाद्यान्न की बात करते हैं, अगर हमारा किसान, उसको आप चाहते हैं कि उसे जो लागत का दूना मिले, तो जाहिर है कि अन्न तो महंगा होना पड़ेगा। आप किसानों के साथ अगर न्याय करना चाहते हैं तो उन्हें समुचित मूल्य देना पड़ेगा, और अगर समुचित मूल्य देंगे तो आप कहेंगे कि महंगाई हो रही है। यानी अनाज में महंगाई हो तो किसान की समृद्धि हो रही है, और गैस महंगा कर रहे हैं तो उसमें किसकी समृद्धि? देखिए, गैस महंगा कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि गैस महंगा, देखिए गैस महंगा सरकार नहीं कर रही है, ये अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पे होता है। कई चीजें, गैस और पेट्रोलियम भी अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पे होता है। और सरकार जो है, आपको बता दें कि अगर पेट्रोलियम में कुछ महंगाई होती है तो गरीबों के कल्याण के लिए अगर कोई धन आता है तो गरीबों के कल्याण में जाता है। उस महंगाई को इस दृष्टि से न देखा जाए कि वो महंगाई हो गई। अगर कोई महंगाई के बिना, महंगाई के कारण से कोई भूखा मर रहा हो, महंगाई के कारण से कोई जो है पीड़ित हो, तो बताइए, हमें तो नहीं लगता है, हमारे क्षेत्र की जनता ने कभी नहीं किसी ने शिकायत किया, महंगाई के बारे में कोई शिकायत नहीं आती है। इस क्षेत्र में भ्रष्टाचार बढ़ गया है, ये भ्रष्टाचार नहीं बढ़ गया है, भ्रष्टाचार होते ही, जैसे ही किसी ने भ्रष्टाचार की सोची, तत्काल उसको पकड़ा गया, उसके ऊपर कार्रवाई की गई। इसका परिणाम ये हुआ। आप ये मत समझो कि भ्रष्टाचार बढ़ गया। भ्रष्टाचार करने की पहली जो किसी ने कदम उठाया तो उसे तुरंत गिरफ्तार किया गया और तुरंत जेल भेजा गया। ये आप देखो कि हमारी सरकार की कितनी बड़ी उपलब्धि है, भ्रष्टाचार पे कितनी बड़ी चोट है। अदरवाइज भ्रष्टाचार होता था, कोई पकड़ा जाता था क्या? इसके पहले की सरकारों में भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे तक होता था, कोई पकड़ा जाता था? पकड़ा गया, इसका मतलब भ्रष्टाचार के ऊपर एक प्रहार है। देखिए, बिजली व्यवस्था क्या है कि अभी एक तो गर्मी का मौसम बहुत भयंकर है, प्रकृति ने भी साथ नहीं दिया। आप ये देख लीजिए कि अब तक तो काफ़ी बरसात हो जाती थी, मौसम अच्छा हो जाता था, बिजली की डिमांड कम हो जाती थी, लेकिन लगातार गर्मी की वजह से बिजली की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई, लोड इतना ज़्यादा बढ़ गया कि कई जगह जो है वो सिस्टम में गड़बड़ी आ गई, कहीं जल गया। और कभी कभी मानवीय गलतियों से, इस बार जो अभी 3 दिन पहले जो यहाँ पर बिजली का प्रॉब्लम आया था, वो एक जगह जो है फीडर जल गया, तो ये मानवीय गलती है। SOS ने वहाँ पर जो है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मैंने लिखा हुआ है, और माननीय मंत्री जी से मैं मिल करके आया हूँ, और मैंने कहा है, अभी मैंने डिमांड किया है, हमारे इस इलाके में अभी कई बिजली के फीडर बनाने की जरूरत है। 35/11 के कई जो है सब स्टेशन बनाने की जरूरत है। हमने अभी 2 सब स्टेशन की मांग किया है। एक तो ढोड़ में हमने कहा है, तो इससे जो है कछार के इलाके में आ जाएगा। एक धमसिंघवा में कहा है, जिससे कि उस इलाके में आप बिजली का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। तो जब सब स्टेशन की कमी रहेगी तो भी एक प्रॉब्लम आती है, जब आपके पास बेसिक कम्युनिटीज़ की कमी रहती है तो भी प्रॉब्लम आती है। तो अगर 2 सब स्टेशन बन जाएंगे, और जो अन्य सब स्टेशन अभी नए नए बने हैं, जिनको कभी लोकार्पण भी हुआ है, तो ऐसा होने से क्या होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन आसान हो जाएगा, लोड जो है वो कम हो जाएगा, और इससे फिर फॉल्ट कम होगा, तो बिजली की समस्या दूर होगी। उसके काफी 9 साल में आप ये बताओ कि कोई व्यक्ति अंधा हो, उसे दिखाई न दे, और उसको लगे कि पूरी दुनिया में अंधेरा है, तो ये बताओ, ये तो समाजवादी पार्टी यही कर रही है। वो तो अंधे वाली बात कर रही है, उसे सारी दुनिया में अंधेरा दिखाई दे रहा है, उसे नहीं दिख रहा है कि किस प्रकार से हाईवेज बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश आज सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवे है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा ये आपके जो है हवाई अड्डे हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल हवाई अड्डे होने जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवेज हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विकास का लग रहा है कि जैसे हमारे मोदी जी की कृपा सबसे ज़्यादा है कि देश का एक अच्छा खासा बजट हमारे प्रदेश में आ रहा है। और उसके बाद भी अगर ये लोग कहें, आज प्रदेश की स्थिति अगर अच्छी नहीं होती
हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया के पैमाने में प्रदेश की चीजें अच्छी नहीं होती, तो अभी जो इन्वेस्टर समिट हुआ है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, 32.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का ऑफर यूपी में नहीं आता। इस यूपी में कभी कोई इन्वेस्टमेंट का ऑफर आता था? इस यूपी में कोई बिजनेसमैन आता था? इस यूपी में कभी कोई इंडस्ट्रिस्ट आता था? ये सारे के सारे लोग डर के मारे नहीं आते थे कि जाएंगे तो गुंडा टैक्स लगेगा, माफिया काम नहीं करने देंगे, इसलिए अन्य सरकारों में यहाँ पर कभी इन्वेस्टर नहीं आता था। लेकिन आज योगी जी की सरकार में कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है कि आज एक इन्वेस्टर समिट में मुश्किल से 1 महीने की तैयारी में 32.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का प्रस्ताव है। ये छोटी बात कर रहे हैं। आज हमारी संत कबीर नगर में 6000 करोड़ का प्रस्ताव आया, लेकिन उसको जमीन पर आने में ग्राउंड सेरेमनी जब करना होगा उसमें थोड़ा टाइम लगता है मेरे भाई। और आप लोग तो पत्रकार हैं, आप लोग तो सब जानते हैं, आप तो दुनिया के बारे में एक एक चीज जानते हैं। आप बताओ मेरी बात से सहमत है नहीं है? 80 सीटें कह रही हैं जीतेगी समाजवादी पार्टी। भाई देखो ऐसा है कि ये तो वही है, क्या कहते हैं, दीपक जला करके और कहना कि ये सूरज है। आप ये बता दो कि जब बहन मायावती जी के साथ अखिलेश जी ने गठबंधन किया, जिसको महागठबंधन कहा गया था, तब तो ये मुश्किल से दोनों मिलाकर 15